द्वारा पहले से ही प्री डिटरमिन्ड होती हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं, और दूसरी पार्टी इन शर्तों पे कोई भी बातचीत नहीं करता है कि साहब बदल लो ये शर्त। उसे केवल साइन करना पड़ेगा, हाँ कहना पड़ेगा या ना कहना पड़ेगा, उसे केवल साइन करना है, और वो कोई इसमें ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी मतलब बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। तो ये एक इस वजह से सुविधा के लिए ये बना दिया गया है कि किसी कंपनी को, किसी आदमी को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं तो हर आदमी के साथ वो बातचीत करके शर्तें तय नहीं करेगा कि साहब मोबाइल खरीदोगे इतने रुपए में दूंगा, इतनी तारीख को मिल जाएगा, ठीक है ना, क्वालिटी ये होगी, रैम की क्वालिटी ये होगी, उसका पिक्सल की क्वालिटी ये होगी, कैमरे की क्वालिटी ये होगी। ये आपस में शर्तें तय करना जब संभव नहीं है, किसी के पास टाइम की कमी है, तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपना देते हैं, यानी एक तरह का जो है मानक प्रारूप की संविदा कर लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, लिख के कुछ शर्तें लिख दी, और मतलब इन शर्तों को दूसरा स्वीकार करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये शर्तें जनरली जो है बहुत ही जो है मतलब थिन वर्ड्स में, बारीक वर्ड्स में लिखी जाती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटीज़ को लिमिटिफाई करती हैं और अक्सर जो है इसको एंड भी कर देती हैं। जैसे मान लीजिए कि रेलवे के जो आप टिकट खरीदते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हाँ, तो LIC की जो पॉलिसीज होती हैं कि आपने खरीदी और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन आप उसमें अपनी शर्तें कुछ नहीं तय करते हैं, केवल उनकी शर्तों पर ही सहमत आपको होना पड़ता है। तो इस तरह की शर्तों को हम, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या प्रारूप संविदाएं कहते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जनरली जो मजबूत पार्टी होती है, ताकतवर पार्टी होती है, उसको वीक पार्टी को एक्सप्लॉइट करने का मौका दे देती हैं, क्योंकि जो वीक पार्टी है वो बार्गेनिंग की कंडीशन में नहीं होता है कि वो मोल तोल करे। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास फाइनेंशियल वीकनेस है, तो वो पहले बार्गेनिंग नहीं कर पाता है। इसलिए जो मजबूत पार्टी होती है वो जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेनिंग करने का जो है मतलब मौका मिल जाता है। वो क्या करता है कि इसका फायदा उठाते हुए अपने आप को सभी लाइबिलिटीज से फ्री करने की हद तक चला जाता है। वो क्या करता है कि अपना ये सारी शर्तें लिख देता है कि साहब इसके लिए मैं लाइबिल नहीं हूँ, इसका मुकदमा जो चलेगा मेरे एरिया में चलेगा। इस तरह की शर्तें वो अपने आप को फ्री करने वाली जो शर्तें होती हैं उसको लिख देता है। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है और कोर्ट है उसने वीक पार्टी को, जो कि बार्गेनिंग की कंडीशन में नहीं है, उसके इंटरेस्ट की डिफेंड करने के लिए कुछ रूल डेवलप किए हैं कि इन रूल्स की सहायता लेके वो जो कि वीक पार्टी है वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो एडवर्स इफेक्ट है उसके ऊपर, या विपरीत प्रभाव है या नुकसानदायक जो बातें हैं उससे बच सकता है। तो वो कौन कौन से नियम हैं जो कि या ये बताएंगे कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए, तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो जो है एडिक्वेट और रीजनेबल होनी चाहिए, यानी सूचना जो होनी चाहिए पर्याप्त होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए और उचित या युक्ति युक्त होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि प्रपोज करने वाला या ऑफरर को जो प्रिंट किया है जिसने शर्तों को, उसकी एडिक्वेट सूचना, पर्याप्त सूचना देनी चाहिए। तो इसमें एडिक्वेट हैंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन 1875 का केस है, और इसमें जो प्लेंटिफ था उसने एक स्टीमर का टिकट खरीदा और टिकट के पीछे कुछ शर्तें जो है वो लिखी हुई थी। उसे ये नहीं बताया गया कि जो कंडीशंस हैं वो टिकट के पीछे छपी हुई हैं। उसने टिकट खरीद लिया
और ना ही कोई ये इंडिकेशन दिया गया था कि साहब ये शर्तें जो है टिकट के पीछे हैं। तो उसने क्या किया कि उन शर्तों को नहीं पढ़ा, क्योंकि उसे ना तो बताया गया कि ये शर्तें हैं टिकट के पीछे हैं, और ना ही कोई इस तरह का इशारा था, इंडिकेशन था। उसने शर्तों को नहीं पढ़ा। तो शर्तों में से एक ये भी था कि जो कंपनी है वो किसी भी पैसेंजर के जो सामान है, लगेज है, उसको होने वाले किसी नुकसान या डैमेज के लिए लायबिल नहीं होगी, ये शर्त लिखी हुई थी। अब प्लेंटिफ जिसने मुकदमा किया, उसका जो सामान था, लगेज था, कंपनी की गलती की वजह से खो गया। कोर्ट ने यह कहा कि साहब कंपनी जो है वो लॉस के लिए यहां पर जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि जो प्लेंटिफ है उस कंडीशन को, उस शर्त को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था जिसको उसने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। ना तो उसे ये बताया गया कि पीछे शर्तें हैं, पढ़ लेना टिकट के, ना उसने कोई इशारा था कि पीछे शर्तें हैं। तो वहां पर उसने उसको चूंकि देखा नहीं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट पार्टीज को दिया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट में जो शर्तें होती हैं, जो रूल्स होते हैं, उसके होने की पर्याप्त सूचना दी जाती है, जिसको मैंने कहा एडिक्वेट सूचना, पर्याप्त सूचना, ठीक है ना। और यहाँ पर पर्याप्त सूचना उसके पास नहीं थी कि पीछे शर्तें हैं, और शर्त ये भी है कि साहब सामान आपका खो जाता है तो आप जिम्मेदार होंगे, चाहे कंपनी की लापरवाही क्यों ना हो। तो उसको पर्याप्त सूचना नहीं थी, इस वजह से वो वादी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कंपनी ही जिम्मेदार होगी, और कंपनी को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो पहली चीज तो आपकी यहां पे समझ में आई कि जो नोटिस दिया जा रहा है, जो शर्तें लिखी जा रही हैं, वो एडिक्वेट यानी पर्याप्त होनी चाहिए और युक्ति युक्त होनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं उचित होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी शर्त स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ये है कि जो नोटिस है वो कंटेम्परेनियस विद कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी जो सूचना दी जानी चाहिए वो संविदा के साथ समकालिक होनी चाहिए, ठीक है ना। कंटेम्परेनियस होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर दी जा रही है या कॉन्ट्रैक्ट से पहले दी जा रही है, तो वो अगर इंफॉर्मेशन अगर बाद में दी जाती है, ठीक है ना, तो वो पार्टीज को बाउंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि जो नोटिस है वो कॉन्टेम्परेनियस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के, यानी ये सूचना है वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ दी जानी चाहिए। जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पर सूचना दी जाए कि साहब इस पे शर्तें हैं, इसको पढ़ लीजिए, या उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे पहले बता दिया जाए कि ये कंडीशंस हैं, इसको पढ़ लीजिए। अगर इंफॉर्मेशन या नोटिस बाद में दिया जाता है तो ये पार्टीज जो कि इसका अनुचित प्रभाव से सफ़र कर रहा है, पीड़ित है, उसको बाउंड नहीं करेगी। तो दूसरी शर्त ये हुई कि नोटिस शुड बी कंटेम्परेनियस विद कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी शर्त ये है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल, कि कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं वो उचित होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। और अब सवाल ये है कि कोई भी शर्त जो है वो रीजनेबल कब मानी जाएगी? तो कोई भी शर्त रीजनेबल तब मानी जाएगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट के जो मुख्य ऑब्जेक्ट है, मुख्य उद्देश्य है, उसको फेल करती हो, उसको विफल करती हो, उसको असफल करती हो, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। तो अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसकी शर्त जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। और रीजनेबल कब मानी जाएगी, या यूं कह लीजिए कि अनरीजनेबल कब मानी जाएगी, अनुचित कब मानी जाएगी? शर्त उचित होनी चाहिए। तो उचित शर्त है या अनुचित है, ये कैसे तय होगा?
तो अनुचित तब मानी जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है वही फेल हो जा रहा है, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई शर्त लगा दी गई है। तो इस तरह की जो अनरीजनेबल कंडीशंस हैं वो संविदा को एक्सक्लूड कर देती हैं, यानी संविदा को जो है वो मतलब ये घोषित कर देती हैं कि ये संविदा नहीं हुई है। देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है या प्रारूप संविदा क्या होती है। तो प्रारूप संविदा का मतलब ये है कि जो है एक मानक, एक पैमाने की संविदा या पैमाने का हमने फॉर्म बना दिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, जैसे बीमा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्टैंडर्ड होता है, तो उसने शर्तें लिख दी, अगर आप स्वीकार करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप ये नहीं है आप अपनी शर्तें तय करें। जैसे रेलवे है, रेलवे ने टिकट आपने खरीदा तो एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि आप खरीदते ही बाउंड हो जाते हैं कि उसकी सारी शर्तों को आप स्वीकार करते हैं जो उस पर होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वीक पार्टी होती है वो लॉस में पहुँच जाता है, क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है या मोल तोल करने की शक्ति नहीं होती है। तो इसमें कोर्ट ने और विधायिका ने कुछ नियम विकसित किए हैं कि अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं अगर वो हो रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि सूचना जो कि नोटिस दिया जा रहा है या शर्तें तय की जा रही हैं वो एडिक्वेट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए और रीजनेबल, उचित होनी चाहिए या युक्तियुक्त होना चाहिए। इसमें मैंने एक केस बताया कि मतलब एक टिकट खरीदा स्टीमर, वादी ने वो शर्त पीछे लिखी हुई थी कि अगर आपका सामान खो जाता है तो आप ही लायबिल होंगे, कंपनी लायबिल नहीं होगी। और वो शर्तें चूंकि पीछे लिखी हुई थी तो उसको बताया नहीं गया कि इस टिकट के पीछे शर्तें भी है, आप पढ़ लीजिए, और न कोई इस तरह का इंडिकेशन था कि वो शर्तें पढ़ पाता। उसने शर्तें नहीं पढ़ी, उसका सामान खो गया, कंपनी की जो लापरवाही से खोया। तो कोर्ट ने ये कहा कि चाहे शर्त ये लिखी हुई है कि कंपनी जिम्मेदार नहीं है, फिर भी कंपनी जिम्मेदार है। तो सूचना पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त का मतलब ये है कि उस टाइम पर जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको ये बता दिया जाना चाहिए कि आप शर्तें देख लेना, इस पर शर्तें भी पीछे लिखी हुई हैं, और ये इंडिकेशन देना चाहिए कि इस टिकट के पीछे शर्तें हैं। अब उसने जल्दी जल्दी में टिकट खरीदा, सामान लेके स्टीमर में चला गया, सामान खो गया, कंपनी की लापरवाही से खोया। तो कंपनी ये कह के नहीं बच सकती कि साहब हमने पहले ही लिख दिया था इस बात को और आपने देखा क्यों नहीं, ये तो आपकी लापरवाही है। तो यहाँ पर पहला जो रूल है, नियम है, वो एक लागू हो जाएगा कि नोटिस शुड बी एडिक्वेट एंड रीजनेबल, कि सूचना पर्याप्त नहीं थी और सूचना रीजनेबल भी नहीं थी। पर्याप्त क्यों नहीं थी? क्योंकि उसे ये नहीं बताया गया कि इस टिकट के पीछे कुछ शर्तें हैं। और पर्याप्त क्यों नहीं थी या उचित क्यों नहीं थी? उचित इस वजह से नहीं थी, अगर कंपनी की लापरवाही है तो लापरवाही होने पर कंपनी को जिम्मेदार होना चाहिए, उस व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए जो कि उस स्टीमर में सफ़र कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि आप के जो है कोई आप किसी जगह रुकते हैं और वहाँ का होटल वाला ये शर्त लगा देता है कि कोई भी सामान चोरी होता है तो आप लायबिल होंगे, और आप उस टाइम पर घूमने के लिए गए, आपके पीछे सामान चोरी हो गया, उसने कहा साहब हम तो लायबिल नहीं है, आप ही लायबिल हैं। तो जिस टाइम पर आप घूमने के लिए गए, चूँकि उस टाइम पर जिम्मेदारी बनती थी उस होटल वाले की कि वो आपके सामान की केयर करे, इस वजह से वो होटल वाला लायबिल होगा। ये कह के कि साहब हमने तो पहले ही टिकट पे लिख दिया था, आपने जब टिकट खरीदा तो पढ़ा क्यों नहीं, वो अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकता है, क्योंकि सूचना एडिक्वेट होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। और दूसरी शर्त मैंने ये बताई इसमें कि नोटिस शुड बी कंटेम्परेनियस विद कॉन्ट्रैक्ट्स। जो सूचना है वो संविदा के साथ समकालिक होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जब सूचना दी जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर दी जानी चाहिए या उससे पहले दी जानी चाहिए,
बाद में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो पार्टीज बाउंड नहीं होंगी। तीसरी मैंने जो कंडीशन बताई वो ये बताई कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। और रीजनेबल शर्तों का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी शर्त जो मेन ऑब्जेक्ट को फेल कर रही है वो अनरीजनेबल मानी जाएगी, या पब्लिक पॉलिसी या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, लोक नीति के विरुद्ध है, तो ये माना जाएगा कि ये अनुचित शर्त है। तो ऐसी जो अनुचित शर्तें हैं, अनरीजनेबल कंडीशन है, उसके आधार पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इसके बाद में चौथा जो नियम है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल ब्रीच नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ए फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो संविदा की गई है उसको मूलभूत रूप से भंग नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका क्या मतलब है ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कानून में हर जो टर्म आता है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, खास शब्द का अर्थ होता है। तो ये जो फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम संविदा का मूलभूत उल्लंघन कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? और शर्त ये है कि संविदा का फंडामेंटल ब्रीच नहीं होना चाहिए, मूलभूत उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इसको एक सिद्धांत भी कहते हैं जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ द फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की एडिक्वेट सूचना है, पर्याप्त सूचना है, जैसे कि ऊपर आया पर्याप्त सूचना होनी चाहिए और सूचना पर्याप्त है, तो जो शर्तें अप्लाई कर रहा है पक्षकार, अगर उसने संविदा को फंडामेंटली वायोलेट किया है, फंडामेंटली उसने ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट का मूलभूत उल्लंघन किया, तो उसे कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो ये मूलभूत उल्लंघन क्या है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है जिसको पूरा करना होता है, और पार्टी जो है वायोलेशन की लायबल मानी जाएगी अगर उसने उस फंडामेंटल लाइबिलिटी को, फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस को, अगर उसने जो कमिटमेंट है उसका, ऑब्लिगेशन है, उसको पूरा नहीं किया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का वायोलेशन किया है, चाहे शर्त ये लिख दी जाए कि उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है या उसको कोई एग्जेम्पशन क्लॉज या छूट देने वाली शर्त लगा दी गई है, तो भी ये माना जाएगा कि उसको कोई भी एग्जेम्पशन या छूट नहीं मिलेगी। तो संविधा का फंडामेंटल वायोलेशन नहीं होना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चलता है। अब देखिए, इसके बाद में कोई भी एक शर्त अगली है, वो ये कहती है देयर शुड नॉट बी फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में नेक्स्ट शर्त है एनी एम्बिग्यूटी शैल बी रिजॉल्व इन फेवर ऑफ द वीकर पार्टी। अगर कोई भी अस्पष्टता है, असंगतता है, तो वो कमजोर पक्षकार के फेवर में हल की जाएगी। इसका मतलब यह है कि कोई इसमें एम्बिग्यूटी है, अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रही बात, तो उसका फायदा जो वीक पार्टी है उसको दिया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो वीक पार्टी होती है वो जनरली एक्सेप्टर होती है। इंश्योरेंस कंपनी वीक पार्टी नहीं है, रेलवे डिपार्टमेंट वीक पार्टी नहीं है जिसने एक टिकट छाप दिया, होटल का मैनेजमेंट एक वीक पार्टी नहीं है, होटल में जो जा रहा है वो वीक पार्टी हो सकता है, पैसेंजर जो कि यात्रा कर रहा है वो वीक पार्टी हो सकता है, इंश्योरेंस को खरीदने वाला वीक पार्टी हो सकता है, कमजोर पक्षकार हो सकता है। तो कोई भी एग्जेम्प्टिंग क्लॉज में कोई भी ऐसी शर्त लगाई गई है जो कि क्लियर शर्त नहीं है, एम्बिगुअस शर्त है, अस्पष्ट शर्त है, तो उसको वीक पार्टी के फेवर में रिजॉल्व किया जाता है। और जो एग्जेम्प्टिंग कंडीशंस होती हैं उनकी हमेशा से स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है
कि हमेशा से ये कोशिश की जाएगी कि जो पार्टी छूट पाना चाह रही है उसकी स्ट्रिक्टली व्याख्या की जाए, खासतौर से तब जबकि वो अनरीजनेबल शर्त हो। तो कोई अनरीजनेबल शर्त है तब उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाएगा, सख्ती के साथ उसका अर्थ लगाया जाएगा। और अगर दो इंटरप्रिटेशन या दो मतलब उसके संभव हैं तो एक जो वाइड मीनिंग है वो भी उसका निकल सकता है, एक जो लिमिटेड मीनिंग है, नैरो मीनिंग है, संकीर्ण अर्थ है, वो भी निकल सकता है। तो जो नैरो मीनिंग है उस अर्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो